हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं विशाल कुमार शर्मा आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, एक नया रिपोर्ट आया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ। ठीक है, यूथ के लिए जो भी एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स है उसके ऊपर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है। क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही चर्चित है और हमेशा न्यूज में रहता है और यूएन की सबसे फेमस एजेंसीज में से एक है, तो एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चंस आने फिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है, हम उसको स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो 1919 में हुआ था ना, बाय द ट्रीटी ऑफ वार्से। ठीक है, या वर्से, जो वर्सेल्स, बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं, वर्से कहते हैं, कुछ लोग वर्सेल्स कहते हैं, ऐसे तो हम लोग भी यही कहते हैं। ठीक है, 1946 में यूएन का पहला एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया। ठीक है, ये ओनली ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी है। ये भी है कि हाँ, 3 पार्टी वाला है यूएन का एजेंसी। इसका मेन जो है क्या करता है देखते हैं कि इट ब्रिंग्स टुगेदर एम्प्लॉयर्स, ठीक है, यानी जो नौकरी देते हैं, वर्कर्स यानी जो नौकरी करते हैं, और गवर्नमेंट। ठीक है, जो इसके टोटल मेंबर्स हैं 187। इतने मेंबर्स का, एम्प्लॉयर का, वर्कर का और जो गवर्नमेंट है, सबको इकट्ठा करके ये काम करता है, यानी सबका डेटा इसके पास आपको मिलेगा। ठीक है, इसके मेंबर्स कितने हैं तो 187 है। याद रखिएगा, इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आईएलओ। ठीक है, तो इंडिया क्या इसका मेंबर है? हाँ जी, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर। नेक्स्ट देखते हैं हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका एम क्या है? तो एम है सबसे पहले लेबर स्टैंडर्ड सेट करना। जी हाँ, कि लेबर कितना घंटे काम करेगा, 8 घंटा काम करेगा या 10 घंटा काम करेगा या 12 घंटा काम करेगा। अगर काम करेगा तो कितने दिन करेगा। ठीक है, महीने में कितने दिन करेगा, हफ्ते में कितने दिन करेगा, एक दिन में कितने घंटे करेगा, सबका सेट करना इसका काम है। उसकी मंथली कितनी छुट्टी होगी या कितने दिनों बाद उसको एक छुट्टी मिलेगी, और उसके बाद उसकी वर्किंग कंडीशंस कैसे होंगे। जिस फैक्ट्री में काम करता है उस फैक्ट्री में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वहां पे वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, ये सारा स्टैंडर्ड सेट करता है आईएलओ। ठीक है, नेक्स्ट कि उनके डिसेंट वर्किंग के लिए ये प्रोग्राम्स बनाते हैं, पॉलिसीज डिजाइन करते हैं, सभी पुरुष और महिलाओं के लिए। ठीक है, उनके डिसेंट वर्क लाइफ के लिए, कि वो आराम से काम कर पाए। तो आईएलओ के बारे में हम लोगों ने इतना जाना। अब देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट इन्होंने निकाला है, इसकी फाइंडिंग्स क्या है और ग्लोबली फाइंडिंग्स क्या है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं फाइंडिंग्स क्या कहता है। सबसे पहला, जेंडर डिस्पैरिटी इन ईपीआर। ईपीआर क्या है दोस्तों? एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन जो रेशियो है ना, उसमें एक डिस्पैरिटी है मेन में और विमेन में। मेन आर 1.5 टाइम्स मोर एम्प्लॉयड देन यंग वुमेन। यंग मेन आर 1.5 टाइम्स मोर एम्प्लॉयड देन यंगर वुमेन। जहां पे मेन 40% के आसपास है, तो वही महिलाओं का आंकड़ा देखा गया है कि 2022 में ओनली 27.4% के लगभग यंग वुमेन जो है वो आप ये कह सकते हैं कि वो एम्प्लॉयड पाई गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। पैंडेमिक इंपैक्टेड यूथ एम्प्लॉयमेंट। पैंडेमिक की वजह से यूथ का एम्प्लॉयमेंट बहुत हद से ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। कारण ये है कि ये जो यूथ का हम बात कर रहे हैं, जो 15 से 24 के जो एज ब्रैकेट में लोग आ रहे हैं ना, सबसे पहली बात है कि ये वो वर्ग है जो एक्सपीरियंस नहीं होता। तो एक तो जॉब मार्केट में कहीं भी जाए, फ्रेशर को तो कोई वैसे नहीं लेना चाहता। हाँ जी भैया, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम क्यों लें। तो सबसे पहला बात, एक तो ये फैक्टर आ जाता है। दूसरा बात, पैंडेमिक के वजह से जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में उसके बाद जो इंटर्नशिप प्रोग्राम वगैरह होता था, वो सही से नहीं आया। तो इस कारण जो जॉब के लिए स्किल्स है ना, जॉब की स्किल सेट जो है पूरी तरह से अलग होती है। पढ़ाई की स्किल सेट और जॉब की स्किल सेट दोनों में डिफरेंस है। हमारे यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के नाम पे हमारे पास आईआईटीज हैं, आईआईएम्स है, सारे बच्चे तो वहां पढ़ते नहीं है। और पूरे ग्लोबली भी यही आंकड़ा है कि सब कोई एक बराबर नहीं होता। ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम्स है, इंटर्नशिप है, इस तरह से ट्रेनिंग जो है वो भी पूरी नहीं हो पाई लॉकडाउन की वजह से। प्लस बहुत सारी कंपनीज, जो छोटी छोटी कंपनीज होती थी, वो खुद का खर्च चला पाने में असमर्थ थी। ऐसे लोगों को ये कंपनीज जल्दी हायर करती हैं क्योंकि कम पैसे में ज्यादा काम करवा पाते हैं। ठीक है,
तो ये खुद भी नहीं चल पा रहे थे, सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, तो इस कारण भी एम्प्लॉयमेंट में कमी आई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट रीजनल डिफरेंसेस। हाँ जी, जो अमीर हैं, जो हायर जो लेवल पे जो कंट्रीज हैं, वो 2019 में जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल था वो 5-6 महीने में अचीव कर लेंगे। लेकिन जो लोअर इनकम कंट्रीज है, जो गरीब देश हैं, जैसे कि हम इंडिया, ठीक है, हमें टाइम लगेगा। हमारा तो किसी भी तरह से जो भी था वो 1% के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, 2019 में जो लेवल्स था उससे हमारा परसेंटेज अभी ऊपर ही रहेगा। रीजन बीइंग कि उस अमाउंट ऑफ जॉब्स को क्रिएट करना हमारे यहाँ पे फिलहाल उतना पॉसिबिलिटी ही नहीं है। रीजन बीइंग कि हमारे यहाँ पे कभी इंडस्ट्रीज का उस लेवल पे डेवलप ही नहीं हो पाया, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना उसका एक फिक्स है कि आप इस अमाउंट से ज्यादा अगर वहां पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट या कोई भी आप वर्कर को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो ना, इसका मतलब वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि 4 की जरूरत है और 10 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पेमेंट 4 को मिलता है वही पेमेंट मैं 10 को दूंगा, क्योंकि काम क्या है मैं बांट दिया, लेकिन काम वो 4 से हो सकता है। तो एग्रीकल्चर क्योंकि लैंड फिक्स्ड है, उससे आगे तो नहीं बढ़ना है। प्लस ये डे बाय डे जो रियल स्टेट और ये सब बिल्डिंग बना के जो कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हैं, इससे जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें भी कमी आई है। उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ वेड़ काट देते हैं, ताकि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ये भी होता है। ठीक है, और जो सर्विस सेक्टर है उसमें भी एक जॉब का ना ग्रोथ है। इंडिया का जो है एग्रीकल्चर से सीधा हम लोग पहुंच गया सर्विस पे। हम लोगों ने कभी इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं किया। ठीक है, हमारा सर्विस लेड ग्रोथ है। इंडिया सबसे ज्यादा वर्ल्ड में रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है। ठीक है, हमारे यहाँ पे सारे इंडियंस जो हैं वो सिलिकॉन वैली ऑस्ट्रेलिया यूएसए में रहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं यूएसए में सिलिकॉन वैली। तो आपको ये पता रखना होगा कि इंडिया में जॉब्स का जो लेवल है, डेवलपमेंट है, या पूरे ग्लोबली उतना जहां जहां पे भी इंडस्ट्रीज नहीं है वो कंट्री सफर करेंगी, लोअर इनकम कंट्रीज जो है सफर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन इकोनॉमी। इन रिपोर्ट से यह पता चला है कि जहां पे भी कंट्रीज ब्लू एंड ग्रीन इकोनॉमीज को प्रेफर कर रही हैं, ब्लू इकोनॉमी यानी सस्टेनेबल ओशियन और ग्रीन यानी सस्टेनेबल वर्ल्ड, इस तरह की जो इकोनॉमीज है यहाँ पे जॉब क्रिएट होने का जो आपका चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन इकोनॉमीज में लगभग 8.4 मिलियन जॉब्स कैन बी क्रिएटेड, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस ब्रॉडबैंड कवरेज एंड एम्प्लॉयमेंट, एक नेट इंक्रीज हुआ है। अगर हम पूरा ब्रॉडबैंड कवरेज कर लेंगे बाय 2030 ना, तो नेट इंक्रीज होगा एम्प्लॉयमेंट में 24 मिलियन का। 24 मिलियन न्यू जॉब्स कैन बी क्रिएटेड, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये फाइंडिंग्स रिलेटेड टू इंडिया क्या क्या है। ठीक है, हाँ जी, तो देखते हैं क्या क्या फाइंडिंग्स है रिलेटेड टू इंडिया। नंबर 1, डिक्लाइन इन यूथ एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, 2020 से 2021 में जो है ना, तो 0.9% के लगभग जो है वो डिक्रीज है। 15 से 20 साल की उम्र वाले यूथ के लिए तो ये आंकड़ा और ज्यादा खराब है। अडल्ट्स में 2% भी देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लो यंग फीमेल एम्प्लॉयमेंट। यंग फीमेल एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हुआ है। रीजन ये है कि एक तो सबसे पहला बात है कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है ये एक कारण है। ठीक है, उसके बाद भी जो महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था है वो उतनी अच्छी नहीं है, इस कारण भी महिलाओं को उतना जॉब मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं है। एक आंकड़े के अनुसार यंग मेन ग्लोबली 16% जहां पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं यंग इंडियन वुमेन जो है वो बस 5% है। कहां 5%, कहां 16%, लगभग 3 गुना अंतर। ठीक है, लगभग यानी 3 गुने से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, गैप इन ऑनलाइन एजुकेशन। कोविड में एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, जिनके पास टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप नहीं था, उनको ऑनलाइन एजुकेशन में जो है वहां पे गैप रह गया, उनको वो एजुकेशन नहीं मिल पाया। रूरल एरियाज में केवल 8% बच्चे ऐसे थे जिनको ये एजुकेशन मिला, और अर्बन में भी आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं है, ओनली 23%। तो ये है ना, इस कारण आप कह सकते हैं कि एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं मिला, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का था नहीं। हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ आएगा, तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ। नेक्स्ट है लर्निंग रिग्रेशन। यहां तो दोस्तों पढ़ाई हुई ही नहीं। ठीक है, लर्निंग रिग्रेशन क्या है दोस्तों कि जो पढ़ा हुआ था बच्चा इन 1.5-2 साल में, जहां पे स्कूल बंद रहे हैं, बच्चा वो भी भूल गया। ठीक है, वो भी पढ़ाई उसकी नहीं हुई, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। नेक्स्ट, टीचर्स को बहुत ही पे जो होता है ना टीचर्स का, जहां पे स्टेट में जो उनको पेमेंट मिलती है, जो स्टेट सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज, जो सेंट्रल टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में जो नौकरी कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्राइवेट टीचर्स का जो पेमेंट है लगभग 1/8 हो जाता है। ठीक है, यानी टीचर्स को
इंडिया, पाकिस्तान, केनिया, नाइजीरिया, इन सब जगहों पे उनके स्टेट काउंटर पार्ट्स के मुकाबले में 1/8 और 1/4 कभी कभार देखा जाता है कि इस हिसाब से पेमेंट मिलती है। तो प्राइवेट टीचर्स को पेमेंट अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वर्क, जो है हमारे यहाँ पे बहुत हाईली इनफॉर्मल है। उनके लिए कोई ऐसा हम लोगों ने सेटअप नहीं किया कि आपको मंथली ये पेमेंट मिलेगा, आपका पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा। इस कारण क्या होता है कि हम लोग बहुत जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनका बहुत ज्यादा अब्यूज होता है। अब्यूज होने का मतलब उनका शोषण होता है कि जो काम 10,000 20,000 का है वो काम आप उनसे 1,000 2,000 में करवा लेते हो। तो ये भी एक नुकसान है। अब देखते हैं कि आईएलओ ने इस पर रिकमेंडेशन क्या किया। तो रिकमेंडेशन देखते हैं आईएलओ ने क्या क्या दिया है। सबसे पहला, प्रमोशन ऑफ डिसेंट वर्किंग कंडीशंस फॉर ऑल, सभी के लिए जहां वो काम करते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, जिस मार्केट में काम करते हैं, जिस ग्लोबल मार्केट में काम करते हैं, वहां पे डिसेंट मार्केट कंडीशंस होनी चाहिए। हाँ, कि उनको ओवर वर्क मत कराओ, ओवर बर्डन मत करो, अंडर पे मत करो उनको, ठीक है। उनको काम जो भी है वो काम सलीके का होना चाहिए, काम डिसेंट होना चाहिए। तो ये तो सब आईएलओ सबसे पहला रिकमेंडेशन देता है कि इसको प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट, जो यंग वर्कर्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। हाँ जी, मतलब कि उनको ऐसे कंडीशंस में मत काम कराओ जहां पे उनके जान को खतरा है। ऐसे कंडीशंस में मत काम करवाइए जहां पे अगर वो काफी लंबे समय तक या कंटिन्यूस लेवल पे उस सेम टेम्परेचर में या उस माहौल में काम करते हैं तो उनको बहुत कोई क्रोनिक इलनेस हो जाए, कोई खराब बीमारी हो जाए, या आंख का खतरा हो, सुनने की शक्ति चली जाए, देखने की शक्ति चली जाए, सांसों का कष्ट हो जाए, तो ऐसे भी काम मत करवाइए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि जो यंग पीपल है ना उनको एक परफेक्ट मार्केट प्रोवाइड कराइए जहां पे जो जॉब फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो, ठीक है। उनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले, उनको काम धाम सही से बताया जा सके, वर्कर्स को जो भी लेबर कंडीशंस है उसके बारे में सही तरह से अवगत कराने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि मालिकों के द्वारा उनका शोषण बंद हो जाएगा। तो ये भी करना है। उनको क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए और एक अच्छा मार्केट देना चाहिए, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि ताकि वो जहां जाएं तो अच्छे से काम कर पाए। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अभी ने सभी दोस्तों जो भी काम करते हैं या काम कर रहे हैं या काम करने को आगे इच्छुक हैं, क्योंकि आप सभी काम करेंगे, तो ये वीडियोस आपके लिए और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और ज्यादा जानकारी बढ़ाने वाला होगा। आशा मैं यही करता हूं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।